नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल सियालकोट से। 5 सीटें, 10 सूबाई असम्बली की सीटें। पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई हल्का ऐसा हो सियासी तौर पर जिसने इतना ड्रामा जनरेट किया हो जितना सियालकोट के हल्कों ने जनरेट किया। यानी इसके अंदर इल्ज़ामात भी हैं, इसके अंदर स्टोलन इलेक्शन डस्का की धुन भी है, इसके अंदर दिफाई मिनिस्टर और उसका हल्का है, इसके अंदर एक मजबूर और महसूर औरत का बयानिया भी है, इसके अंदर 9 मई के वाक़यात भी हैं, इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा इंटरव्यूज़ भी हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान की सियासत को बेहतरीन, बाज़ लोगों के ख्याल में बदतरीन रंग ना देती हो और सियालकोट से उसका ताल्लुक़ नहीं हो। हम यहाँ पर आए हैं सियालकोट का सेंटिमेंट जानने के लिए। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सियालकोट में इन इंतखाबात के मौके पर क्या चल रहा है। वैसे तो सियालकोट में बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की सियासत को अपने नाम के साथ मुंसलिक किया हुआ है। इस मरतबा ख्वाजा आसिफ क्या समझते हैं कि उनकी सियासी कैफियत क्या है और इमरान खान की जमात के नुमाइंदगान से उनका मुकाबला क्या है। याद रहे कि ख्वाजा आसिफ मुख्तलिफ तनाज़ों की जद में भी रहे हैं और उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। देखते हैं कि उनका तज़िया क्या कहता है उनकी अपनी नशिस्त और सियालकोट के बारे में अमूमी तौर पर। आपके हल्के में हम आए हुए हैं, आप शुक्र है कैंपेन तो शुरू हुई है, लेकिन इस मरतबा सेंटिमेंट जो है वो तो ये है कि नून लीग बहुत अरसे से सियालकोट के अंदर है और सियालकोट में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है काम का। लोग पुराने चेहरों के जरिए सियालकोट की तब्दीली नहीं देख पा रहे। इज दिस समथिंग दैट वरीज यू दैट यू हैव बीन अराउंड फॉर टू लॉन्ग? नहीं, मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये इस शहर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने, नॉट रिसेंटली बट इफ़ यू गो बैक 30-40 ईयर्स 50 ईयर्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी हुकूमतों ने बनाया। और 2 फेज़ हैं जिसमें PMLN या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग कह लें। एक वो वक्त है जो अर्ली 50s से शुरू होके आप कह सकते हैं कि 80s, बल्कि भुट्टो साहब के आने तक रहा। उसके बाद फिर जनरल ज़िया साहब आ गए, फिर 80s में वो दोबारा रिवाइव हुआ और उस वक़्त से ये अनबीटन प्रेजेंस जो है ना हमारी PML की यहाँ पे शहर में। मैं 93 में पहली दफ़ा यहाँ से इलेक्ट हुआ, मेरे वालिद 85 में हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आप सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मोटरवे है जो लाहौर सियालकोट है। उसके बाद यहाँ पे सारी सड़कें जो हैं, जिस सड़क से आप अभी आए हैं कश्मीर रोड जो है, ये सारी सड़कें जो आप देखें ये सारी नई बनी हुई हैं, अभी भी जो नई में बनाई है हमने, अभी ये साल सवा साल में नई इनको रेनोवेट किया है। जो पिछले 4 साल में इनकी टूट फूट इतनी ज़्यादा हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे 2-2 घंटे 2.5 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। शहर की तमाम मेन रोड जो है ना, 6-7 सड़कें मेन जो है ना, वो पिछले साल सवा साल में जो है हमने उनको रीडू किया है, उसको रिहेबिलिटेट किया है। इसी तरह यहाँ पे जो ओवरहेड ब्रिजेस, 2 ओवरहेड ब्रिजेस हैं, दोनों हमने पिछले अपनी हुकूमतों में रिसेंटली दोनों बनाए हैं। अब यही मोटरवे जो है ना अब खारियाँ जा रही है, तो प्लान ही ओरिजिनली खारियाँ से दीने तक जाता था। और ये सड़क जो है अब जिससे आप आए हैं, ये सारी सड़क जो है आपने देखा होगा शुरू का पार्ट बन गया हुआ है। बाकी जो है ना मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने में, 2.5 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव इस साइज़ के शहरों के मुकाबले में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत अच्छा है। वी हैव ए मेडिकल कॉलेज, वी हैव ए विमेन यूनिवर्सिटी ओवर हेयर। उसके लिए ज़मीन भी हमने 200 एकड़ जो है ली हुई है। वहाँ पे नई यूनिवर्सिटी बन रही है, नई बिल्डिंग बन रही है, शहर से वो शिफ्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ आप मुतमईन है कि सियालकोट के लिए आपने जब मेरा ख्याल है कि ताकतवर है उस हवाले से ठीक काम हुआ है। तो वोटर आपका खुश होना चाहिए। वोटर आप यहाँ पे तंग गली जो 2-2 फुट की 3-3 फुट की तंग गलियाँ हैं अंदरून शहर के अंदर, वहाँ भी टफ टाइलें लगी हुई हैं। कहीं आपको कच्ची गली या टूटी हुई गली नज़र नहीं आएगी।
और ये टफ टाइल की जो रस्म है यहीं से स्टार्ट हुई थी। मेरे मुखालफों ने कहा था कि टफ टाइल का जो है ना कोई कारखाना लगाया हुआ है। तो वो नैब वाले आए तो नैब वाले ने आके पूछा कि दिखाएं, तो था तो कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि सैलाब है तो रुड़ गया कारखाना। तो मुझे नैब वालों ने बताया, मैंने नैब वालों ने ये आप तहकीकी की कारखाना है या नहीं, जब नहीं मिला तो उन्होंने ये खुद कहा, उन्होंने खुद कहा कि हमारा मफरूजा ये है कि आपके पास था लेकिन सैलाब आया। नहीं, उन्होंने नहीं, ये मेरे मुखालफों को उन्होंने कहा, क्योंकि इल्ज़ाम उन्होंने लगाया हुआ था, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। तो फिर मुखालिफिन ने कहा जी है ऐसे, लेकिन रुड़ गया सैलाब है ऐसे। दूसरा सेंटिमेंट मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक आपके हल्के के अंदर जो नैरेटिव है ना, और ये नैरेटिव्स की गेम है सियासत की, नंबर्स की भी है, नैरेटिव्स की, नंबर्स एंड नैरेटिव्स बोथ। नैरेटिव ये है कि एक मजबूर मजलूम औरत, माँ, ख़वातीन, और दूसरी तरफ एक इस्टेब्लिश सियासतदान जो कितनी वजारतें भुगता चुका है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात उनके अच्छे हैं। सो एक तरफ एक बहुत ताकतवर शख्स, दूसरी तरफ एक कमज़ोर औरत, ये बड़ा नैरेटिव चलता है। मुझे मैं आपसे ज़रा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो जो मर्द हैं उस ख़ानदान के, वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है? वो कहते हैं उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है। नहीं, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो औरतों के पीछे भी लग सकती है, उन्हीं के ज़रिए, कि भाई आप अपनी औरतों को भी इलेक्शन न लड़ाएं। जो औरतों को मिल रही है इजाज़त, इसका मतलब है इजाज़त उनको भी हो सकती है कि वो इलेक्शन लड़ें, जुर्रत करें। जुर्रत का काम है ना, कि ये है कि एक तकरीर करके उसके बाद कहना कि जी जज्बात में हमने तकरीर कर दी है, माफ़ी तलाफ़ी कर दो, तो इस तरह तो नहीं होता है। तो ये एक इलेक्शन मैं समझता हूँ कि गिमिक के तौर के ऊपर ये चीज़ की हुई है। Is this a successful gimmick? Does it worry you? Gimmick or no? लेकिन you know... No, it doesn't worry me at all. देखें ये सियालकोट बड़ा हाई लिटरेसी रेट है यहाँ पे इस शहर में। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में किसी शहर में इतना हाई लिटरेसी रेट नहीं होगा। 125 साल 150 साल पुरानी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो मिड 1800s में जो है यहाँ पे मिशनरीज ने बनाए थे। आप यहाँ बैठे हैं, पीछे कॉन्वेंट स्कूल है जो है। तो इसलिए यहाँ पे लोगों का जो शऊर है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आप उनके शऊर के साथ जो है मैसअप नहीं कर सकते। लोग समझते हैं यहाँ पे बात जो है ठीक है। आजकल सोशल मीडिया से लोग इफ़ेक्ट होते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन इस शहर के लोग समझते हैं ये जो उन्होंने वालदा वाला या ये सारा कुछ जो चलाया है, कुछ देर चला है, आप अपने लोगों से यहाँ से पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो और इतना ज़्यादा भी नहीं चला है और उसके बाद ये डाई आउट हो गया जो है। और ये कंपनसेशन उन्होंने की है कामरान शाहिद के साथ जो इंटरव्यू उन्होंने किया उसकी, कि पार्टी को भी रखें तो साथ दूसरी साइड जो है जिनके मतलब जो है ऑस्टेंसिबली कहा जाता है कि उनके पास थे वो जो है, तो उनको दोनों साइडों को खुश रख रहे हैं। PTI ਨੂੰ ਵੀ खुश रखते पे ने ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश रखते पे ने। तो पब्लिक ये चीज़ समझ रही है कि ये चीज़ जो है चल नहीं सकती, दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिन में और ज़्यादा एक्सपोज होंगे मेरा। और ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई सियासत में इस तरह की हरकतें कि आप ख़वातीन को इस्तेमाल करें जब आप एलिजिबल हैं, आप एबल बॉडीड जो है वो बंदे हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप इलेक्शन नहीं लड़ते और पार्टी को भी राज़ी रख रहे हैं और जिनके साथ आपका कोई टाइम गुजरा हुआ है उनको भी राज़ी रख रहे हैं। तो ये इस तरह में दिस इज़ नॉट गोइंग टू, आपके ख्याल में बहुत बड़ा इफेक्ट इंशाल्लाह। बल्ले का जाना ये कितना बड़ा फैक्टर है? अगर बल्ले का सिंबल उनके पास होता आपके मुखालिफिन के पास और अब नहीं है, जिस तरह बाकी पाकिस्तान में ये इफेक्ट करेगा उस तरह सियालकोट में भी इफेक्ट करेगा। परसेंटेज वाइज आपके ख्याल में कितना है? 10% 15% एडवांटेज होगा आपका, या सीट आपकी पहले से सिक्योर थी? मतलब अब मैं ज़रा असेसमेंट आपकी, ज़रा आपने सर्विस करवाए होंगे ना जी, आपने अपनी पूरी कंस्टिट्यूंसी का प्रोफाइल आपके सामने।
बल्ले का जाना जो है एक इसकी सिंबॉलिक तो ज़रूर एक है, वैल्यू है इसके कि ये नेगेटिव मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें नज़रियाती का जो वो भी उन्होंने बल्लेबाज रखा ताकि वो एक रहे। और अब एक और है मेरे ख्याल है वो विकेट्स हैं, स्टंप्स हैं, वो है अभी तक जो है ना। तो ये वो एक आप कह सकते हैं शनाख्त है, एक लिंकेज जो है ना वो अपने बैट के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट जो है रिकग्निशन के हिसाब से हो सकता ना हो, इफ़ेक्ट जो है ये होगा कि एक जिसको कहते हैं ना फेट अकॉम्प्ली समझ के हो सकता है वोटर जो है ना वो भुगतान ना करें। तो अभी नून की क्या पोजीशन है ओवरऑल? अब सिर्फ आपके हल्के से आगे की बात करें। देखिए मेरा ख्याल है कि जो हमारी रूरल सीटें ना वो सेफ़ हैं। शहर में जो है कंपटीशन आई वोंट डिनाई, उसके मैं से इनकार नहीं कर सकता, कंपटीशन शहर में हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे 25-26% जो है ना वो अनडिसाइडेड वोट है, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। उसके ऊपर जो है ना उन्होंने इफ़ेक्ट होना है आने वाले दिनों में, जिस तरह हवा चलती है उससे वोटर जो है आपको भी पता है ये ट्रेंड जो है सारी दुनिया में कि आखिरी दिनों में जो है वो 5, 7, 8, 10% का जो है स्विंग होता है। और यहाँ पे क्योंकि 26%, 25% है, उससे ज़्यादा स्विंग हो आने वाले दिनों के अंदर। तो उस लिहाज से जो है मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली यहाँ भी जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। लेकिन बाकी चारों सीटें जो है ना वो कंफर्टेबल है। अभी भी हमारा यहाँ पे अल्लाह का फजल है, मैं पिछले एक हफ्ते से बल्कि 8-10 दिन से शहर में जा रहा हूँ। मुख्तलिफ रोज़ाना जो है 6-7 जो है वो छोटी वार्डों में, यूनियन काउंसिलों में जाके 200 आदमी, 300 आदमी, 400 आदमी इस तरह की गैदरिंग्स कर रहे हैं। तो है, और ये बिल्डअप होगा आने वाले जो 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते जो है उसमें बिल्डअप होगा जो है। और कोई और पार्टी की प्रेजेंस नहीं है कैंपेन के अंदर जो है। आईपीपी की हैं 1-2 जगह आपको नज़र आते हैं, लेकिन और किसी पार्टी की कैंपेन की प्रेजेंस नहीं है। हर सीट की कैफियत क्या है? हमारे पास हमारे ब्यूरो के रिप्रेजेंटेटिव शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक तो सारे शहर का एक ओरिएंटेशन दी, और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं सियालकोट का जो सबसे बड़ा सिंबल है। ज़रा हल्का वाइज चलते हैं, तो शुरू करें सियालकोट के पहले हल्के से, क्या कैफियत है? क्विक फायर। जी देखिए, जिस जगह हम मौजूद हैं ये सियालकोट का हल्का NA-71 है, और ये चूँकि सियालकोट में 5 कौमी और 10 सूबाई हलकों में उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। कौमी असम्बली में तकरीबन जो 5 हलके हैं 109 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबल है, जिनमें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें शामिल हैं। NA-71 एक अहम हलका है क्योंकि यहाँ पर नाकाबिल शिकस्त ख्वाजा मोहम्मद आसफ 7वीं बार मैदान में उतर रहे हैं। कैसी कैफियत है? ख्वाजा साहब से मैं इंटरव्यू करके आया हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना कैसी कैफियत है? देखिए, यहाँ पर बेहतर है, उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी तक तो वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। 1993 से लेकर 2000 अभी तक जो है वो नाकाबिल शिकस्त हैं, और 7वीं दफ़ा वो अब मैदान में उतर रहे हैं। अब जो सिनेरियो वो थोड़ा सा इस तरह चेंज हुआ है क्योंकि पहले उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, अब उसका बल्ला जो है छिन गया है, और उससे भी जो एज जाएगा वो ख्वाजा आसफ साहब को जाएगा, क्योंकि एक जो निशान है बल्ले का, वो एक सिंबल था एक बड़ी जमात का, वो उनसे छीन चुका। मुखालिफ के पास क्या है ख्वाजा साहब के खिलाफ बात करने के लिए? जी, ख्वाजा साहब मुखालिफ के पास वो यही कह सकते हैं कि चूँकि ख्वाजा साहब
30-35 साल में सियालकोट की सियासत में है और उन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा वो काम नहीं किया जितना वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक यहाँ पर काम किए। लेकिन जो हमारी यूथ है, जाती हमले भी तो करते हैं ख्वाजा साहब के ऊपर के जी ऐसा करता जी, साढ़े खिलाफ करता जी, साढ़े औरतों से हमले करवाते, ये भी तो चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी वो बिल्कुल चल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने मिली है चंद दिनों में, जब रिहाना डार साहबा के घर पे पुलिस ने छापा मारा जो उनका नामजद मुलजम था उमर डार की गिरफ्तारी के लिए, तो उन्होंने तोड़ फोड़ की, तो उसका इल्ज़ाम भी डायरेक्ट उन्होंने ख्वाजा साहब पे धर दिया। उसके बाद ख्वाजा साहब इसका असर हुआ है पब्लिक सेंटिमेंट पे, देर पा असर हुआ है कि नहीं? देखिए कोई सच असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद ख्वाजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा जी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर वो समझते हैं कि मैं किसी तरह भी कोई जिम्मेदार हूँ तो मैं माफ़ी मांगने उनके घर जाने को तैयार हूँ। 71 से निकल के 70 में आ जाए। NA-70 जो है वो एक वो भी अहम हल्का है क्योंकि उससे जो वाबस्ता फैमिली है वो वरियो फैमिली है और वो 40 साल से इस सियासत में है। और अब इस बार उनका मुकाबला जो है डॉक्टर फिरदौस आशिकवान इस्तेकाम पाकिस्तान की जो नामजद उम्मीदवार उनके साथ है, तो एक तगड़ा मुकाबला होने की तवक्का की जा रही है। लेकिन चूँकि NA-70 भी जो लोग हैं वो भी वहाँ पे उन्हें भी वो सहूलतें में असर नहीं आ सकी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड टूटे हुए हैं। डॉक्टर साहबा भी तो ताकत में रही है ना, तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी डॉक्टर साहबा का हल्का जो है तो उनका, लेकिन पार्टियां ताकत में नहीं है, उनको रिप्रेजेंट करती रही हैं। जी बिल्कुल तलत साहब, इस काफ़ी टफ जो है वो सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अमूमी तौर पर जो यूथ है वो हर हल्के में जो है वो काफ़ी चेंजिंग लाएगी। और कंपटीशन है 70 के बाद 73 में NA-72 जो है, हाँ जी वो है, उसमें अली जाहद हैं, उनके से पहले उनके वालिद थे, तो वो भी मुस्लिम लीग नून का ही रहा है शुरू से ही, और वहाँ भी टफ मुकाबला है। लेकिन वही कहने वाली बात यह है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला सियालकोट में जो है नून को टफ टाइम देने के लिए मैदान में है, लेकिन बल्ला निशान जाने की वजह से उन्हें काफ़ी दचके का सामना है। उसके बाद आ जाए NA-73 डस्का, और आपको याद होगा आज भी धुंध है और वो धुंध बड़ी मशहूर हुई थी, और वो जो इलेक्शन था वो बेसिकली ज़िमनी इलेक्शन था और वो बड़ा धड़ल्ले वाला इलेक्शन था, गहमा गहमी भी थी, लेकिन उसमें पुरतशद्दद मुजाहरे, फायरिंग, कत्ल व गारत, ये बड़ा भरपूर वो इलेक्शन रहा। और उसमें जब पहला पूरे तरीके से मैनिपुलेट किया गया था। यस, जो कहा जाता है ना कि जी आप जिन खदशात का इजहार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, वो उसकी अपनी इंतजामिया ने वो तमाम कुछ किया था। बिल्कुल धुंध का सहारा लिया गया कि धुंध की वजह से जो आरओज़ वो लेट हो गए हैं, लेकिन बिलार फिर दोबारा वो इंतखाबात हुआ तो जो नौशीन साहबा की कैसी है वहाँ पे? देखिए नौशीन साहबा इस वक्त स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं NA-73 में, क्योंकि उनके जो मद्दे मुकाबल हैं अली हसन अली, वही उनके पहले पुराने जो वो मद्दे मुकाबल हैं जो हार गए थे। हाँ वो हार गए थे, और इस बार भी उनके साथ भी नहीं है, अगली है जी NA-74, और वहाँ भी वो फैमिली है जो 40 साल से ही वाबस्ता है, राना शमीम अब्दुल सत्तार फैमिली। ये वो हल्का है जहाँ बाप बेटा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA-74 से उनके वालिद हैं राना शमीम, वो इलेक्शन लड़े हैं, और नीचे PP की सीट पे उनके बेटे हैं अब्दुल सत्तार, वो हैं और पहले भी जीते हुए हैं, और अब भी उनकी स्ट्रांग पोजीशन है NA-74 में भी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है? ओवरऑल ये है कि टफ मुकाबला है। 25% जो है वो साइलेंट वोट है, और वो बड़ा अहम होगा इलेक्शन के करीब के किस तरफ वो जाता है, उसी को वो ऊपर लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ये जो 25-26% साइलेंट वोट है, अनडिसाइडेड, जिसका ख्वाजा आसिफ ने भी जिक्र किया अपने इंटरव्यू में हमारे साथ, ये डिसाइसिव है। इलेक्शन कैंपेन इसको डिफाइन करेगी। इलेक्शन कैंपेन के अंदर बयानिया क्या होगा, जरा डार फैमिली के नुमाइंदगान से बात करते हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਵੋਟ? जीत हार अल्लाह दे फैसले। मेरी एफर्ट हुई, मेरी कोशिश हुई कि मैं आवाम को जावां और घर घर जाके ते मैं उन्होंने मेरा खां दा पैगाम ही देवां
और ज़्यादातर सियालकोट की आवाम जो है ना वो वोट इमरान खान का। हल्के दे वाले ना की गल कर हल्के दे वाला कोई गल नहीं करोगे कि हल्के दे की मसाइल ने हल कितना करे ऐ नहीं गल करो। देखो बेटे, कबल वक्त फैसला करना ठीक नहीं। अगर अल्लाह ताला ने मैनू इज्जत दी तो मैं शहरी सियालकोट के हर हल्के लिए काम करा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान का विजन के उत्ते जो उन्होंने मशहूर दिता सी उन्होंने मुताबिक कर। मैं अगर कहता जी मैं करांगी हार जीत तो अल्लाह के फैसले ने और मैं अल्लाह के फैसले ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी, हक सच की फतह होएगी अगर साफ शफाफ इलैक्शन हो। साफ शफाफ तुसी अपने मुखालिफ के उत्ते जिन्हां नाल तुहाडा ज़ारा पुराना खानदानी तलक भी हैगा सी, हुण तो टुट फुट गया हैगा सारा, इल्ज़ाम भी बड़े संजीदा लाए ने। उन्हां नाल मैं गल कीती, वो कहंदे ने जी कि जो पहली बारी रेड हुई तो असी मैं आप किया कि मैं घर आके माफ़ी मंगता है जिहदे मेरे इस विच कोई मसला होया। दूजी बारी मेरा कोई तलक वैसा है नहीं सी। तो यह जिहड़ा लड़ाई हैगी है सड़क उत्ते हुण आ गई हैगी, ये तुहानूं लगदा हैगा कि बेहतर तरीके नाल हैंडल हो सकती सी या इस तरह ही होना सी? नहीं देख मेरा बेटा, मैं वो नहीं कहते ना मेरी बाजी है, मेरी भैन है, अजीजदारी भी है। तो ये वजीर दफा भी सी ना, नून लीग की हुकूमत सी, ये इख्तियार नहीं सी कि पुलिस नूं मुअत्तल कर। जिन्ना मेरी इज्जत हथ डालने की कोशिश की तो उस वक्त मैं अपने अल्लाह नूं पुकारिया सी कि या अल्लाह मेरी मदद नूं पहुँच, मैं तेरी इबादत करनी और यकीन कर बेटा मेरे ते मैनूं अल्लाह की मदद आई सी। 15 जने वो जी वीडियो बनी सी ना वो मेरी पोतरी ने बनाई सी। मैं तो सुती हुई उठी, मैं उन्होंने पुलिस वाले कहा कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिता है कि तुसी मुसलमानों के घर च घुस आए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी मुहाफिज साढ़े मुहाफिज मेरे घर आके तो मेरे ते तशद्दद करन। और पूरी वो वीडियो जो बनी थी उसमें सारी वर्दी आई हुई है। मैं गलत थी, मेरे पास आता पूरी पुलिस को मुअत्तल करता, DPO को ट्रांसफ़र करता, इतना तो इसके इख्तियार में आया था या नहीं आया था ना, तो मेरे पास आ जाता, मैं उसे इतनी इज्जत देती। मुँह से उसकी कादी माफ़ी थी क्यों मैं उन्होंने माफ़ कर दी, उन्होंने लैके आंदा। मैं फिर खुश होंदी कि हाँ मेरा भरा वे, मेरी अजीजदारी भी करीब दी है और असी को महल्ले दे हाँ। तो ये मेरे कोल तो आंदा ना, जबानी कलामी कह देना कि होया कि आवाम नूं गुमराह कर देना जी मैं माफ़ी मंगा। मैं ख्वाजा आसफ नूं कादी माफ़ी देंदी अपने भरा नूं, ये उन्होंने को माफ़ करांदा तो अल्लाह नूं माफ़ करना पसंद है, मैं उन्होंने माफ़ कर देंदी। उस वक्त की गल सी ना, हुण ते वक्त गुजर चुके खेत हाथ कुछ ना आया, फायदा कोई। अच्छा ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा खानदान है उन्हें कुछ जिहड़ा ना काफ़ी मामला चो निकलिया भी है, कुछ फस भी गया है। मसलन उस्मान डार साहब को फिर इंटरव्यू देना पिया या उन्होंने इंटरव्यू दिता या करवाया गया या आप कीता, मैं इस उत्ते कोई जजमेंट दिया? मैं जजमेंट दे दी। मां नालों ज़्यादा बच्चियां नूं जिहड़ी हुंदी ना, मां नालों ज़्यादा बच्चियां कोई नहीं जानदा, मां जानदी अपने बच्चियां। उस वेले भी मैं अपनी वीडियो शेयर की थी कि ख्वाजा आसफ तू गन पॉइंट ते पिस्तौल रख के अपना मुकासद हासिल कर लिया। इमरान PTI उस्मान डार ने छड्डी है, उन्हों की फैमिली ने नहीं, उन्हों की माँ ने नहीं। वो मेरी तुसी वीडियो देख सकते हो, मैं इंटरव्यू दिता। अज तक भी मैं अपने बेटे ते कतन नहीं इतफाक कर दी वो बयान ते, उन्हें अपने फैसले अल्लाह ते छोड़ दिते ने। बेटा वो बेहतरीन फैसले करने वाला रब। हुण तुसीं इस पासे आओ ना कि हुण तुहाडे खानदान की जिहड़ी सियासत हैगी वो खवातीन चलान गियां इंशाअल्लाह ताला, ये अगों भी चली, ये तो चलती रहनी। ये 25 साल का मैं भी तुहाडे नाल पुत्तर एक सवाल करनी, मेरा बेटा पिछले बारी जितया ना सी, तो वो जी एक चीज़ होंदी है ना, चाहे तुहाडी होई मेरी होई, ओहदी जिहड़ी जित्ती हुई सीट सी वो मेरे बेटे की अमानत सी। उस अमानत नूं खयानत करने वाला कौन है? वो मेरे बेटे की भी मानत सी ते मेरी कौम की भी मानत सी। 2018 दी गल कर? हाँ बिल्कुल। वो तो जीत नहीं सी गया 1500 वोट ना 1500 वोटा ते उन्हें कमर बाजवा ने फोन नहीं सी कराया। वो तो कहंदे कि RTS बिठाता कमर जादू नहीं, बाजवा ने इमरान नूं जिताया। नहीं जी, उधर ते कहानी हो रहेगी, हाँ। कहंदे इत्थे पुठी चली है कहानी। नहीं वो जी पिछले साल जी इलैक्शन हुई सन, हाँ वो मेरा बेटा जितया नहीं सी। उस तो पिछले साल इन्हें नाली च बक्से स्टा दिते सन। ये सारी उम्र का इस तरह जिन्ना ख्वाजा आसफ नूं मैं जाननी है ना,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗਸ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ। ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੇ PTI ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੀਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ PTI ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ PTI 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਿੰਪਲ। इसके बाद हम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की तरफ चले। डॉक्टर साहबा सब रंग किस्म की सियासी शख्सियत हैं, बेशतर जमातों के साथ अपना ताल्लुक बना चुकी हैं। आखिरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा के तौर पर उनको देखा, अब इस्तेहकाम पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहबा किसी न किसी तरीके से अपने आप को सियासत में कायम रखती हैं, हल्के का इनको बड़ा ख्याल है, अपनी ख़ानदानी ट्रस्ट के ज़रिए बेशतर फलाह के काम भी करती हैं और उसके साथ साथ कैंपेन भी चलाती हैं। अपने हल्के के बारे में इन्होंने हमें बताया। इनके ख्याल के मुताबिक इस मरतबा इस हल्के से इनकी जीत के चांसेस बहुत रोशन हैं। ये क्यों ये कह रही हैं और दूसरी जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो कैंडिडेट जो 2 मरतबा यहाँ से जीत चुका है, उसको ये क्यों हल्का ले रही हैं, इसकी वजाहत उन्होंने हमें दी। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद वो अपने सियासी प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे देखती हैं। आप हल्के में घूम रही हैं, बड़ी मुश्किल से हमने आपको पकड़ा है। देखिए बात ये है कि हल्का जो है ये जियोग्राफिकली अगर आप देखें कि इंडिया की जो वर्किंग बाउंड्री है ना, उसके साथ साथ जो लाइन घूम रही है वो 90% मेरे हल्के से उसको सराउंड कर रही है। और ये वाहिद हल्का है जो चारों तहसीलों के साथ जाके कनेक्ट होता है। समड़ेयाल आप उसके साथ मेरा यानी गुजरात की बाउंड्री के साथ मेरा गांव खलीलपुर है जो मेरे हल्के में है। बजवात में आखिरी इंडिया की जो चेक पोस्ट है जहाँ पे सारा दिन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और कैजुअलिटीज़ होती रही हैं, वो खैरी जो है वो हमारा लास्ट गांव है। अगर आप पसरूर के साथ जाके देखें तो उमरा वाली और मेरे हल्के का भागोवाल यूनियन काउंसिल, फिर आप रहमताबाद की तरफ चले जाएं तो डस्का, तो ये एक समझे कितने गांव हैं? ऑलमोस्ट आप बेचराग और सारे मिला के तो कुछ 467 बनते हैं। क्या डायनामिक्स है इस पर तो आपके हल्के का? ये सबसे ज़्यादा जो मुझे चैलेंज है वो नून लीग का तो हमारा रवायती मैच है ना, क्योंकि नून लीग के ख़िलाफ़ मैंने 2018 का भी इलेक्शन लड़ा, 2013 का भी लड़ा, 2007-8 का भी लड़ा, तो नून के साथ तो हमारा एक रवायती मैच है ना। लेकिन अंदर जो है वो 2018 के बाद नए डायनामिक्स चेंज हुए तो PTI स्प्लिट हुई। अब PTI की स्प्लिट होने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ रहा है कि IPP का अभी वोट तो यहाँ बनना है, यहाँ तो डॉक्टर फिरदौस लीग चल रही है ना, तो डॉक्टर फिरदौस के जो चाहने वाले या फॉलोअर्स हैं उनको किसी जमात की ज़रूरत नहीं होती, वो मेरा जहेज़ है। जिधर जिधर मैंने जाना होता है वो मेरा साथ साथ वो जहेज़ उस जमात में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चैलेंज आपने पूछा तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि
जो पीटीआई वायरस मैं खुद यहाँ लेके आई थी, मेरी वजह से यहाँ पीटीआई आई थी, क्योंकि यहाँ रूरल एरिया के अंदर हमारे धड़ेबंदियाँ, बरदरियाँ, फिर एक देहात की जो सियासत है वो एक डिफरेंट एंगल से यहाँ होती है। तो पिछले इलेक्शन में जो नून लीग को हमने चैलेंज किया हुआ था पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, इस इलेक्शन में जब हम पीटीआई से डिसोसिएट होके उन पीटीआई वालों को जो बहुत कम परसेंटेज रह गई है, जो इंडिविजुअली खड़ी है पीटीआई के साथ, लेकिन वो मैटर करती है। मेरी उनसे बार बार एक कनेक्टिविटी और कंसल्टेशन चल रही है कि अगर आपने आपका एजेंडा और टारगेट नून लीग को हराना है, क्योंकि अगर आप पीटीआई को वोट डालेंगे तो वो आपका मैंडेट स्प्लिट हो जाएगा। तो अभी पीटीआई का वोट जो है वो बल्ले पे तो स्प्लिट नहीं होगा ना, अब तो बल्ला तो है नहीं तो आप फिर शख्सियत पे स्प्लिट होगा, क्या होगा? लेकिन यहाँ पे जो मैच है वो नून लीग के साथ वरियो फैमिली और हमारी फैमिली का है। और मुझे एज अ इंडिविजुअल अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैंने इलेक्शन हारा या जीता, मैंने इन लोगों से अपना राब्ता नहीं तोड़ा। मैंने इन लोगों के साथ इनके दुख सुख, खुशियाँ, गमियाँ, फिर जो कुछ मुझसे हो सका, मैंने इस हल्के के डायनामिक्स को चेंज किया। जिस सड़क से आप चल के आए हैं, इस सड़क को बनाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। यहाँ जहाँ शहर से निकल के आप यहाँ तक आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे बॉर्डर तक गैस चल रही है, और उस सुई गैस के पाइप जो हैं वो हर घर में जो शोला जलाती सुई गैस है वो मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को ये पैगाम दे रही है कि उनकी उम्मीद की शमा को रोशन रखने के लिए डॉक्टर फिरदौस का जो है वो वजूद जरूरी है। ये फिरदौस का शोल है नहीं, उनका स्लोगन है कि जिथे डॉक्टर जाएगी उथे गैस आएगी। अच्छा। और वो अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि पहली दफ़ा इस हल्के के अंदर हमने अपने नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। इसके साथ साथ जो इस हल्के के अंदर 4 वुमेन डिग्री कॉलेज मैंने बनाए हैं, और काफ़ी हद तक लोग जो हैं सेंसिटाइज हुए हैं। मैं एक स्ट्रगल कर रही हूँ, जहाद कर रही हूँ तलत भाई, यहाँ इलेक्शन या सियासत नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे इस इलाके के अंदर थाने और कचहरी की सियासत हुई। यहाँ मुखालफ को बदलने के लिए उसकी सोच को थाने का बेदरेग इस्तेमाल होता रहा। हमने आके सियासत के डायनामिक्स को बदला है और हमने ये कहा है कि नहीं, थाना और कचहरी नहीं, हमने यहाँ सोशल सर्विस करनी है। तो वो मॉडल कब्रिस्तान हो या डीपीएस का कैंपस हो, सिविल हॉस्पिटल का क़याम हो, आपका पहले हल्का जो है जिसके अंदर पासपोर्ट ऑफिस में लेके आई, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर वो जा नहीं सकता। मैं सियासत थाने कचहरी या वोट के लिए नहीं करती हूँ। मेरे वालिद साहब का जो इस इलाके से एक निस्बत और इस मट्टी का कर्ज है, एक डिफरेंट रिश्ता है ख्वाजा पाकिस्तान के साथ। मेरी फैमिली में बहुत सारे शोहदा हैं। मेरा उस इदारे के लुक जो है वो मेरे खून के अंदर शोहदा का खून भी है। तो मेरे बहुत सारे लोग उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के विक्टिम्स बने हैं। तो उन लोगों का मेरे पे कर्जा भी है। तो इसलिए हमें रियासत के साथ खड़े होकर सियासत करनी है। आपने जब भी आपसे सवाल होता है, आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि आपने ये इतनी जमातें क्यों बदली। जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, डॉक्टर फिरदौस उस लीडर के साथ खड़ी होती है। जब वो पाकिस्तान को ललकारता है और रियासत के सामने आके खड़ा हो जाता है, डॉक्टर फिरदौस उसको छोड़ के उस शख्स का ना सिर्फ एहतसाब कर रही होती है बल्कि उसको ललकार रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम सियासत कर रहे हैं, रियासत के लिए सियासत कर रहे हैं। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, ना यहाँ हम कारोबार के लिए सियासत कर रहे हैं, ना रोज़गार के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में कितने कंफर्टेबल हैं आप पिछले इंतखाबात की निस्बत जीत की हवाले से? देखिए, टफ कंपटीशन है आपके ख्याल में, क्लोज कॉल होगी या बड़ा मार्जिन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना है कि एक तरफ पूरी जमात है, यानी एक तरफ PMLN का एक सेट स्टेज है और सारी इंतज़ामिया, DPO, DC, तमाम थाने
उनके साथ जुड़ी जितनी भी मशीनरी है, पटवारी से लेके यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक, वो नून लीग के लिए वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर फिरदौस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा लेके और उन सारे माफियाज को ललकार रही है। हम पीटीआई के साथ मुकाबला कर ही नहीं रहे। पीटीआई मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे फैमिली है, उनको ही हमने यानी जहाँ डॉक्टर फिरदौस खड़ी होगी, उनके चूँकि हक के लिए खड़ी है, उनकी आवाज़ को ताकत देने के लिए खड़ी है, तो वो मेरी मुखालफत कर नहीं सकते। तो उन्होंने नून लीग को हराना है तो जाहिर है मेरे साथ आना है। तो जब मेरे साथ आना है तो फिर उनके साथ मेरा मुकाबला तो नहीं हो सकता। नारा क्या बना? बिल्कुल आखिर में नारा आपने बताया था। अगर नून लीग को NA 70 में हराना है, नून लीग को हराना है, तो डॉक्टर फिरदौस को लाना है, तो वोट डॉक्टर फिरदौस नू पाना है।